आपके अलावा किसी ने मुझे छुआ तो मैं मर जाऊंगी माहिर। जरीन के होंठ डर से कांप रहे थे। शादी के 1 महीने बाद ही माहिर ने गुस्से में उसे तलाक दे दी थी और अब उसे हलाला के लिए मना रहा था। 1 घंटे की बात है, सिर्फ 1 घंटे के लिए ही तुम उसके पास जाओगी। अगर दूसरी बार वो तुम्हारे करीब आया तो मैं उसकी जान ले लूँगा। और फिर निकाह के बाद शाजिम जरीन का हुस्न देखकर होश खो बैठा। तुमसे एक बार में दिल नहीं भरेगा, तुम्हें तो पूरा 1 महीना। यूनिवर्सिटी की सड़क पर इस वक्त एक हंगामा मचा हुआ था। ये पहली बार था जब यूनिवर्सिटी में किसी ने फहद शाह के मुकाबले आकर उसका गिरेबान पकड़ने की हिम्मत की थी। आसपास मौजूद लोग हैरानी से ये तमाशा देख रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जरीन को हाथ लगाने की? मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, सख्त लहजे में माहिर ने कहते हुए फहद का गिरेबान पकड़ लिया। और फहद भी तैश में आ चुका था। हाथ हटाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूं। फहद की आंखों से खून टपक रहा था। जमीन में तो आज मैं गाड़ूंगा तुम्हें, और तुम्हारे इस घमंड को भी। माहिर भी हार मानने वालों में से नहीं था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे हाथ लगाओ? फहद ने पलटवार करते हुए उसके मुंह पर घूंसा दे मारा। माहिर आफरीदी से मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अपने बाप की दौलत पर खड़े होकर चिल्लाने वाले नामर्द हो। दोनों आपस में भिड़ चुके थे। तुम्हारा वास्ता आज माहिर आफरीदी से पड़ा है। आज के बाद किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले तुम ये मार जरूर याद रखोगे। वो उसे बालों से पकड़कर उसके चेहरे पर लगातार थप्पड़ मार रहा था और थोड़ी ही देर में फहद शाह पूरी तरह से निढाल हो चुका था। फहद के बाप का सियासी बैकग्राउंड इतना मजबूत था कि आज तक कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने से भी कतराता था, और यहाँ माहिर आफरीदी ने उसे बीच रास्ते में ही बुरी तरह पीट दिया। आसपास खड़े लड़के और लड़कियों में एक डर का माहौल था, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर उन्हें अलग करने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। आखिरकार फहद के निढाल जिस्म को दूर धकेलते हुए माहिर ने उस पर रहम कर लिया। उसके दूर धकेलने पर फहद ने खांसते हुए अपनी सांसों को संभाला था। माहिर ने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था कि उसका चेहरा पूरी तरह जख्मी हो चुका था और खून की लकीरें मुंह और नाक से बह रही थीं। मैं तुम्हें देख लूँगा, याद रखना। गाड़ी में बैठने से पहले फहद ने एक बार फिर मुड़कर माहिर को धमकी दी, जबकि वहाँ खड़े तमाम छात्र छात्राएं हैरानी और अविश्वास से एक दूसरे को देख रहे थे। सब जानते थे कि अब माहिर आफरीदी के साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसे परवाह नहीं थी, जबकि उसकी पीठ के पीछे खड़ी जरीन डर से कांप रही थी। ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। यूनिवर्सिटी की सड़क पर अगर फहद शाह सबके सामने आकर उसे छेड़ता नहीं और माहिर उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता, लेकिन इसमें जरीना का कोई कसूर नहीं था। यूनिवर्सिटी में सब फहद की अय्याश तबीयत से अच्छी तरह वाकिफ थे। किसी भी लड़की पर हक जताना, उसे बीच राह में जलील और रुस्वा कर देना उसके पसंदीदा शौक़ों में शामिल था, और आज तक इन शौक़ों में दखल देने से पहले हर कोई 1000 बार सोचता था। यहाँ पर लगा हुआ तमाशा ख़त्म हो चुका था। अब तुम लोग भी जा सकते हो, उसने ललकारते हुए इर्द गिर्द खड़े लोगों को गुस्से से चीखते हुए कहा था, और फिर धीरे धीरे सारा हुजूम बिखरने लगा। सबके चले जाने के बाद उसने पलटकर जरीना की ओर देखा, जिसकी बड़ी बड़ी आंखों में उस वक्त आंसू भरे हुए थे। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जरी। आज के बाद अगर ये शख्स तुम्हें हाथ भी लगाए तो तुम मुझे बताओगी, उसने नरम और तसल्ली भरे लहजे में जरीन से कह दिया, और वो बस उसे देखती रही, जो खुद भी फटे हुए गिरेबान के साथ बेहाल सा खड़ा था। क्या माहिर आफरीदी सच में इतनी मोहब्बत करता था उसे कि उसके लिए इतने बड़े नेता के बेटे से भिड़ गया था? खामोशी से वो उसके करीब से गुजरते हुए घर चली आई। यूनिवर्सिटी घर से ज़्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो रोज़ राबिया के साथ पैदल ही आया जाया करती थी। आज तक कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ था सिवाय आज के। उसकी खूबसूरती के इस कदर चर्चे थे कि यूनिवर्सिटी में ही कितने लड़के उस पर अपनी दीवानगी जाहिर करते, लेकिन वो हमेशा बाप की इज्जत का ख्याल करती और ऐसे लड़कों से दूर रहा करती। और उन्हीं लड़कों में एक नाम माहिर आफरीदी का भी था। वैसे उसने आज तक किसी भी तरह की पसंदीदगी का इजहार नहीं किया था, लेकिन उसकी नरम और दिलकश निगाहों में लिखे हुए पैगाम से जरीन अच्छी तरह परिचित थी, और ये मोहब्बत ही थी जो आज वो खुद से कई गुना ज़्यादा ताकत रखने वाले फहद शाह का गिरेबान पकड़कर उसे धूल चटा चुका था। इस वाक़ये ने जरीना के दिल में उसकी कदर और कीमत को और भी बढ़ा दिया। माहिर भी घर चला गया, लेकिन वो आने वाली क़यामत से अनजान था, और इसका अंदाज़ा उसे शाम में ही हो गया, जब फहद शाह के दोस्तों ने उसे घर से उठवा लिया। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम और कहाँ लेकर जा रहे हो?
ये तो तुम्हें वहीं जाकर पता चलेगा कि कौन है हम लोग। उन्होंने उसकी कनपट्टी पर पिस्तौल जमा दी। राहिला बेगम तो लड़कों के घेरे में अपने बेटे को देखकर ही खौफ से चीख मार उठी थी। उन लड़कों ने उसके घर में घुसकर घर का भी काफ़ी नुकसान कर दिया था और नुकसान करने के बाद वो उसे घसीटते हुए गाड़ी तक ले गए और गाड़ी में डाल दिया। गाड़ी में उसकी आंखों को पट्टी से बांध दिया गया। 2-4 लड़के थे जो उसे एक खुले और वीरान मैदान में लेकर आए थे। उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो चुका था ये लड़के फहद शाह के भेजे हुए हैं। फहद चुप बैठने वालों में से नहीं था और उन लड़कों ने उस वीरान मैदान में उसे मार मार कर बेहाल कर दिया। हद तो ये थी कि उसके हाथ की हड्डी भी टूट गई। वो एक अकेला लड़का जिसके हाथ बंधे हुए थे उन 4 लड़कों का मुकाबला कैसे कर सकता था। वो लोग जब उसे मार मार कर निढाल कर चुके तो उसके घर के दरवाजे पर फेंक कर चले गए। उस शाम उसे भी अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। वो माँ बाप का इकलौता बेटा था। जुबैर आफरीदी पहले ही उसकी जिद्दी तबीयत से परेशान रहे थे। उन्हें यकीन था कि वो ज़रूर किसी न किसी दिन बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा और आज ऐसा ही हुआ था। माहिर के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि माहिर पट्टियों में जकड़ा अभी भी बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। पूरा दिन ही उसका दिल अजीब कशमकश का शिकार रहा। घर से उसे पहले ही पढ़ाई की इजाज़त नहीं थी और न ही घर का माहौल इतना आज़ाद था और अब उसकी वजह से इतना बड़ा झगड़ा हो चुका था। वो डर और परेशानी का शिकार थी। सुबह यूनिवर्सिटी में भी उसी के चर्चे थे। ये वाक़या काफ़ी जोर पकड़ चुका था क्योंकि फहद का बाप एक बड़ी सियासी पार्टी का नेता था। कुछ अच्छे होने की उम्मीद लिए जरीन यूनिवर्सिटी तो आई थी, लेकिन उसे माहिर कहीं भी नज़र नहीं आया और माहिर को यूनिवर्सिटी में न पाकर उसका दिल धड़क उठा था। माहिर उसे यूनिवर्सिटी में नज़र नहीं आया तो उसने राबिया से पूछ लिया, क्या तुम्हें पता है कि माहिर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आया? उसे माहिर के हवाले से काफ़ी परेशानी हो रही थी। हाँ, मैंने सुना है कि फहद शाह के दोस्तों ने माहिर को बहुत मारा है, इसी वजह से वो रात से ही हॉस्पिटल में है, राबिया ने हिचकिचाते हुए बताया और उसका दिल दहल उठा। बड़ी बड़ी आंखें नमकीन पानी से भरने लगी। दिल के कोनों में उदासी और बेचैनी फैलने लगी थी। कपकपाते हुए होंठों से उसने राबिया की ओर देखा। वो ठीक तो है ना? मुझे नहीं पता, बस सुनने में यही आ रहा है कि फहद के आदमियों ने उसे बुरी तरह मार मार कर जख्मी कर दिया है। राबिया उसकी अच्छी दोस्त थी और उसे इर्द गिर्द की खबरें दिया करती थी, वरना वो तो अपनी जात के अलावा किसी दूसरे में दिलचस्पी ही नहीं लिया करती थी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। वो हकीकत में रो पड़ी। राबिया ने तसल्ली देते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। माहिर ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वो सच में तुमसे मोहब्बत करता है जरीना। तुम उससे मिलने जाओ तो शायद माहिर को अच्छा लगे। अगर तुम जाना चाहो तो मैं हॉस्पिटल तुम्हारे साथ जा सकती हूँ। और उसने हैरत से राबिया को देखा। मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें मेरे घर वालों का पता तो है ना राबिया? वो हमेशा की तरह मासूम और डरपोक थी, लोगों से डर कर जीने वाली। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा जरीना, बस तुम हिम्मत करो। वो तुम्हारी खातिर फहद शाह से टक्कर ले चुका है और तुम उसे हॉस्पिटल देखने नहीं जाओगी? राबिया की बात सुनकर वो खामोश हो गई। ऐसा नहीं था कि उसका दिल नहीं चाह रहा था। माहिर ने उसके लिए जो कुछ किया था, उसके दिल में उसका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन वो आज तक घर वालों की मर्जी के बिना कुछ नहीं कर पाई थी। बहरहाल दिल के सारे डर और बहम पर पत्थर रखते हुए वो राबिया के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। ये ज़िंदगी में पहली बार था जब उसने खुद से इतना बड़ा कदम उठाया था। यूनिवर्सिटी से ही वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। राबिया उसके साथ ही थी। शॉल को अपने इर्द गिर्द अच्छे से लपेट कर उस वक्त कॉलेज की यूनिफॉर्म में वो बेहद मासूम और हसीन लग रही थी। बड़ी बड़ी आंखों में हमेशा की तरह डर का राज था और दिल की धड़कन भी अपने उरूज पर जोरों से धड़क रही थी। हॉस्पिटल के कमरे में उस वक्त वो अकेला सो रहा था। उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर थी, इसीलिए उसके पापा राहिला बेगम को घर छोड़ने गए थे। चेहरे और बाजुओं पर काफ़ी जख्मों के निशान थे। तभी वो कमरे में दाखिल हुई और वो हैरत से उसे देखता रह गया। आहिस्तगी से चलते हुए वो उसके करीब आ गई। कमरे की दहलीज में ही राबिया उसे हालचाल पूछकर वापस पलट गई। बस थोड़ा सा वक्त था उनके पास और राबिया ने उन दोनों को स्पेस देते हुए बातचीत का मौका दिया। माहिर की आंखों में इस वक्त हैरत थी। उसके करीब ही फूल रखते हुए वो बेड के पास ही रुक गई। कैसी तबीयत है आपकी? उसने नरमी से पूछा और माहिर को यूँ महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म में मौजूद सारे दर्द एक ही पल में गायब हो चुके हों। अब तो बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। उसके शब्दों में शरारत थी और जरीना की आंखों से लगातार आंसू बहने लगे।
वो बस भीगी भीगी नज़रों से माहिर को देख रही थी और माहिर उसके खूबसूरत चेहरे को बड़ी ही गहरी नज़रों से निहारने लगा। नरमो नाजुक गाल जो रो रो कर गुलाबी हो चुके थे, छोटी सी लाल नाक, वो लड़की सच में कयामत थी जिसे हासिल करना माहिर आफरीदी के लिए सबसे ज़रूरी था। आज के बाद तुम्हें कोई भी हाथ लगाए तो मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। जिंदगी में पहली बार उसने जरीना का हाथ थामा था और जरीना का दिल जैसे धड़कना भूल गया। उस शख्स का साथ ही इतना दिल फरेब था कि वो बेख्तियार ही उसे दिल दे बैठी। थोड़ी और बातें करने के बाद वो वापसी के लिए पलटने लगी जब माहिर ने सहारा लेकर उठने की कोशिश की। मुझे उठा दो, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप लेटे रहें, प्लीज़ आप रेस्ट करें। उसने नरमी से उसे वापस लिटाने की कोशिश की, लेकिन वो उठ चुका था। मैं बाहर बाथड्रॉप तक तुम्हारे साथ जाऊंगा, उसने जिद की और वो खामोश हो गई। बाहर तक वो उसके साथ ही आया। आज के बाद मैंने इन खूबसूरत आंखों में एक भी आंसू न देखूं। ये आंखें सिर्फ मोहब्बत से चमकने के लिए बनाई गई हैं। आप प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जल्दी ठीक हो जाएं। उसे दिलासा देते हुए वो राबिया के साथ ही हॉस्पिटल से बाहर निकल आई। इस बात की तसल्ली हो चुकी थी कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन इस बात का भी डर था कि उसे वक्त से यूनिवर्सिटी पहुंचना है और फिर वहां से घर। लेकिन शायद वो ये नहीं जानती थी कि उसके घर पहुंचने से पहले ही एक कयामत भरा मंजर उसका इंतज़ार कर रहा है। ये आखिरी बार था। आज के बाद मैं यूनिवर्सिटी से कहीं भी नहीं जाऊंगी, चाहे कितना भी ज़रूरी हो। और राबिया ने मुस्कुराते हुए उसके फिक्रमंद चेहरे को देखा। न जाने ये लड़की कब तक डरती रहेगी। उसकी डरपोक और मासूम सी दोस्त उसे जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। यूनिवर्सिटी का वक्त ख़त्म हो गया। वो राबिया के साथ सीधी घर चली गई। घर में दाखिल होते ही उसने लॉन्च से आवाज़ों को सुना। शायद घर में मेहमान आए थे। लॉन्च में दाखिल होते ही उसने सबको आहिस्तगी से सलाम किया। जब उसका भाई आसिफ उसे देखते हुए खड़ा हो गया। आज तो मैं आने में कुछ देर नहीं हो गई। उसका सन्नाटेदार अंदाज इतना लर्जा देने वाला था कि उसने हैरत से पलकें उठाकर अपने भाई की ओर देखा और फिर कलाई पर मौजूद घड़ी को देखा। वो हमेशा इसी वक्त तो घर आया करती थी। नहीं भाई, उसके दिल की धड़कन बेख्तियार तेज हो गई थी जब उसने जनीरा भाभी को अपनी ओर आते हुए देखा। वो उसे झिंझोड़ते हुए सख्त लहजे में डांट रही थी और वो साकित रह गई। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे वो अभी यहीं खड़े खड़े ही मर जाएगी। तुम्हारी आवारा गर्दियों का राज खुल चुका है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम कहाँ से आ रही हो। हमें पागल बनाना छोड़ दो। वो उसकी बड़ी भाभी थी जनीरा, जो हमेशा से ही बात का बतंगड़ बनाकर पेश किया करती थी। उसका बाप बिल्कुल खामोश बैठा था, बूढ़ा कमज़ोर बाप जिसकी पहले ही घर में कम चलती थी। सच सच बताओ, क्या कर रही थी तुम उस लड़के के साथ, और तुम्हारा उस लड़के से क्या संबंध है? उसका भाई आसिफ तेजी से कदम बढ़ाते हुए उसकी ओर बढ़ा और वो बेख्तियार ही कदम पीछे उठाने लगी। मेरी बात सुने भाई, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। आसिफ ने आगे बढ़ते हुए उसके बालों से पकड़कर अपने करीब कर लिया। तुम क्या सच बताओगी? सच हमें पहले ही पता चल चुका है। भाभी का भाई राशिद उन्हें हॉस्पिटल में देख चुका था और उसी ने ही तस्वीरें बनाकर उन्हें सेंड कर दी थीं। माहिर की तस्वीर में पीठ थी, जबकि वो बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। यही सब कुछ करने तुम जाती हो वहाँ? आज के बाद तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना बंद, इस घर से तुम्हारा निकलना बंद। बहुत बड़ी भूल हो गई जो तुम पर एतबार करके तुम्हें आज़ादी दे दी गई। उसका भाई पहले ही लड़कियों की पढ़ाई और आज़ादी के खिलाफ था। उसे पहले ही ऐसी लड़कियां पसंद थीं जो जवान होते ही घरदारी संभाल लेती हैं, और रही सही कसर उसकी बीवी निकाल चुकी थी। खुदा के लिए भाई, ऐसा मत करो, मेरी ज़िंदगी का सवाल है। उसने भाई के सामने हाथ जोड़ दिए और तभी जनीरा का तमाचा उसके चेहरे पर पड़ा। बंद करो अपने ये ड्रामे। कितनी ड्रामेबाज हो तुम लड़की। वो जहर उगलने से बाज नहीं आ रही थी। बस कर दो आसिफ, मैं इसे समझा दूंगी, इसे माफ़ कर दो। न चाहते हुए भी फातिमा बेगम आगे बढ़कर उसकी तरफदारी में बोल पड़ी। वो उसे रोता सिसकता और बिलखता नहीं देख सकती थी। आखिर को वो उनकी ही संतान थी। जमशेद साहब पहले ही उठकर कमरे में चले गए थे। ये सब कुछ उनके लिए असहनीय था। उन्होंने अपनी बेटी पर भरोसा करके बेटे के मुकाबले में आकर उसे पढ़ने की इजाज़त दी थी, और आज उसी बेटी ने उनका सिर झुका दिया था। कई दिनों से जनीरा ये बात दोहराती आ रही थी कि उसे उसका चरित्र ठीक नहीं लगता, और वे हमेशा अपनी बेटी के पक्ष में बोल पड़ते थे। लेकिन आज उनके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। सारा मामला साफ था
किसी गैर लड़के के साथ जरीना अस्पताल में खड़ी थी। यूनिवर्सिटी टाइम में वो उस लड़के के साथ क्या कर रही थी? आसिफ ने उसे घसीटते हुए कमरे में बंद कर दिया। आज के बाद ये इस घर से कदम भी नहीं रखेगी। जल्दी जल्दी से इसके लिए कोई अच्छा रिश्ता ढूंढो। मैं अपना फ़र्ज पूरा करके इससे जुड़ी अपनी सारी परेशानियां ख़त्म कर देना चाहता हूँ। एक पल में ही सब कुछ ख़त्म हो गया था। उसे तो पहले से ही इसी बात का डर था और वही डर आज एक खौफनाक हकीकत बनकर उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। उसकी सारी आज़ादी छीन ली गई थी। उससे उसकी किताबें भी ले ली गईं और यूनिवर्सिटी जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। पूरी रात वो माँ से मिन्नतें करती रही। उसने पिता के सामने भी हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन वो दोनों बेबस थे। सारा हुक्म अब सिर्फ आसिफ का चलता था। 2 दिन तक जब वो यूनिवर्सिटी न गई तो तीसरे दिन राबिया उसकी खबर लेने उसके घर पहुंच गई। उसे कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जनीरा भाभी सामने ही सोफे पर बैठी ड्राई फ्रूट्स खाने में मगन थी। भाभी, मैं जरीना से मिलने आई हूँ, उसने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि वो भी जनीरा भाभी के रवैये से खौफ खाती थी। उनके सामने आने से बचती थी। क्यों मिलना है उसे, क्या काम है? उन्होंने जाहिल औरतों की तरह हाथ नचाते हुए कहा, जबकि राबिया की तो आवाज़ ही बंद हो गई। कैसे रह लेती है जरीना इन जाहिल लोगों के बीच? उसे दिल में सच में जरीना के लिए अफसोस हुआ था। उसके भाई ने मना किया है, वो किसी से भी नहीं मिल सकती, तुम जा सकती हो। जनीरा ने खड़े खड़े ही उसे लौटाना चाहा। जनीरा, ये उसकी दोस्त है, मिलने में क्या हर्ज है, थोड़ी देर उन्हें मिल लेने दो, फातिमा बेगम ने बीच में बोलते हुए कहा। बस यही आपकी बातें हैं जिन्होंने पहले से ही उसे सिर चढ़ा रखा है, अभी और कुछ देखना बाकी है क्या? जनीरा का लहजा बेहद कड़वा था। फातिमा बेगम को ताने देने के बाद वो अपने कमरे में चली गई और फातिमा बेगम ने राबिया को उसके कमरे में जाने की इजाज़त दे दी। जैसे ही राबिया कमरे में दाखिल हुई और जरीना को देखा तो हैरान रह गई। जरीना दौड़कर उसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रो पड़ी। कई दिनों बाद उसे कोई रहम करने वाला साया नसीब हुआ था। सब कुछ ख़त्म हो गया राबिया, प्लीज़ तुम माहिर को बताओ कि मेरे घर वालों ने मुझ पर पाबंदी लगा दी है, वे मेरी शादी कर देना चाहते हैं। उससे कहना कि अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो रिश्ता लेकर आए, क्योंकि जिस तरीके के मेरे घर वालों के तेवर हैं वो मुझे किसी भी राह चलते के साथ भी विदा कर देंगे और मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। राबिया प्लीज़ तुम माहिर को जाकर बोलो। अच्छा, मैं बात करूँगी माहिर से, तुम रोना तो बंद करो। देखो तो सही 2 ही दिन में कैसी हालत कर ली है अपनी। राबिया ने उसे पूरा यकीन दिलाया कि वो अगले ही दिन जाकर माहिर से इस बारे में बात करेगी। थोड़ी देर वो उसके पास बैठी रही और फिर चली गई। जरीना को इत्मीनान हो गया कि उसके घर वालों को माहिर के बारे में कुछ नहीं पता है। अगर माहिर रिश्ता लेकर आ जाए तो उसकी भाभी अपनी लालची नेचर के चलते एक पल भी नहीं लगाएंगी और उसे माहिर के साथ बिहा देंगी। अगले ही दिन राबिया ने माहिर को जरीना की हालत के बारे में सब कुछ बता दिया। जरीना का पैगाम देकर कहा कि वो जल्दी से जल्दी उसके घर रिश्ता लेकर आए, और माहिर सोच में पड़ गया। उसने अब तक अपने माँ बाप से इस बारे में बात नहीं की थी। ये सच था कि जरीना उसे अच्छी लगती थी, लेकिन जरीना एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जबकि माहिर आफरीदी का एक स्टेटस था, उसके माँ बाप की एक इज्जत थी। वो कभी भी जरीना का रिश्ता माहिर से नहीं होने देते, यही सोचकर वो परेशान हुआ। तुम प्लीज़ जरीना से कहना कि वो परेशान ना हो, मैं आज ही जाकर मामा से बात करता हूँ इस रिश्ते के लिए। राबिया को इत्मीनान हो गया कि माहिर अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा, और उसी शाम माहिर ने अपनी माँ से बात कर ली और घर में एक बवाल उठ चुका था। जुबैर आफरीदी को ये कभी भी कबूल नहीं था कि उनका बेटा किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी करके उनके स्टेटस पर दाग लगाए। ये नहीं हो सकता माहिर, भूल जाओ उस लड़की को, उन्होंने 2 टूक लहजे में कह दिया, और माहिर उनके सामने डट कर खड़ा हो गया। मैं ये कर सकता हूँ डैड, और आप जानते हैं कि मैं कर लूँगा। उसकी आंखों में चेतावनी थी, वो हमेशा से ही ऐसा था। तो फिर सुन लो, मैं अपने जीते जी ये कभी भी नहीं होने दूंगा। हाँ, अगर तुम अपनी मर्जी से ये सब करना चाहते हो तो फिर मेरी तरफ से आज़ाद हो। वो भी उसका बाप था, जिद और अना में उसके सामने डट गया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जुबैर? माहिर हमारा इकलौता बेटा है, और अगर हम उसकी खुशी में खुश नहीं होंगे तो कौन होगा? राहिला बेगम ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन्हें समझाना चाहा। नहीं, मैं अपने जीते जी कभी भी ये नहीं होने दूंगा। वो अब भी अपनी जिद पर कायम थे। बाबा, अगर आप ये सब नहीं होने देंगे तो मैं आपके सामने खुद को ख़त्म कर लूँगा। मैं जरीना को ज़बान दे चुका हूँ और अपनी ज़बान से पीछे नहीं हट सकता, उसका अटल फैसला था। वो अपने कमरे में चला गया। उसे यकीन था उसका बाप उसके फैसले के सामने हार मान लेगा, और वही हुआ।
शाम तक जुबैर आफरीदी हार गए। वो इस बात पर रजामंद हो गए कि वो रिश्ता लेकर जाएंगे, लेकिन उनकी एक शर्त थी, शादी के बाद माहिर जरीना को लेकर अकेला रहेगा। जुबैर आफरीदी और उनकी बीवी का उन दोनों के रिश्ते से कोई भी संबंध नहीं होगा और माहिर को उस वक्त सिर्फ और सिर्फ जरीना चाहिए थी। उसे सिर्फ जरीना को पाना था, फिर चाहे उसे कोई भी शर्तें क्यों न माननी पड़ती। अगली सुबह ही जुबैर आफरीदी और राहिला बेगम जरीना के घर के दरवाजे पर मौजूद थे। उनके घर की खस्ता हाली देखकर ही उन्हें अंदाजा हो गया था कि उनकी और जरीना के घर आने के बीच ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यह हमारे बेटे की ख्वाहिश है कि वो आपकी बेटी से शादी करना चाहता है, सो आज हम आपके घर मौजूद हैं। जुबैर आफरीदी का लहजा बिल्कुल दो टूक था। आसिफ ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अगर इसमें आपकी मर्जी नहीं तो मेरे ख्याल में आपको यहाँ आने की जहमत नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है बेटा, इसमें हमारी भी मर्जी है। हमारे बेटे की खुशी में ही हमारी खुशी है, क्योंकि माहिर हमारा इकलौता बेटा है। राहिला बेगम ने मुस्कुराते हुए बात को संभाल लिया। उन लोगों ने 2 दिन का वक्त मांगा। 2 दिनों के अंदर अंदर उन्हें जवाब देना था और फिर सादगी से अगले 10 दिनों में निकाह और रुखसती। जरीना तो इस बात से एकदम खुश और मुतमईन थी कि माहिर उसे मिलने वाला था। माहिर के बगैर ज़िंदगी का ख्याल भी उसके दिमाग पर अब बोझ बन चुका था। माहिर जितनी देर बैठा रहा उनके घर का बारीकी से जायजा लेता रहा। उसका बाप सही कहता था, वो लोग उनकी क्लास के नहीं थे, लेकिन उसे सिर्फ और सिर्फ जरीना से ही मतलब था। मुझे उम्मीद है कि 2 दिनों में आप हमारे हक़ में अच्छा फ़ैसला करेंगे, उसने उठते हुए कहकर आसिफ से हाथ मिलाया और आसिफ काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। उसका हठधर्मी सा लहजा, अटल फैसला करने वाली आदत और जिद्दी तबीयत का अंदाज़ा उसे माहिर से मिलने के बाद हो गया था। ये भी सच है, किस्मत खुद बनानी पड़ती है। अब हमारी लड़की को ही देख लो। उनके जाते ही जनीरा ने एक बार फिर उन पर तंज कसा। वो तो बस ये चाहती थी कि जरीना जल्द से जल्द अपने घर की हो जाए। खर्चों से जान छुड़वाना चाहती थी वो। अच्छी तरह सोच लो बेटा, वो लड़का मुझे गुस्से का तेज लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें कोई और रिश्ता देख लेना चाहिए। फातिमा बेगम हमेशा की तरह फिक्रमंद थी। वैसे तो माहिर देखने में बहुत अच्छा था, उसके माँ बाप का अंदाज, लेकिन उसकी जिद और गुस्सा फातिमा बेगम को बहमों में डाल रहे थे। अम्मी, ये कोई खामी नहीं है कि जिसकी वजह से रिश्ते से इनकार कर दिया जाए। माहिर अच्छा लड़का है, मेरे ख्याल में आपको हाँ कर देनी चाहिए। आसिफ ने अपने फैसला सुनाते हुए फातिमा बेगम को खामोश कर दिया और फिर 2 ही दिनों के अंदर अंदर आसिफ ने रजामंदी भी जाहिर कर दी। जरीना बेहिसाब खुश थी। उसे सब कुछ माहिर की सूरत में हासिल होने वाला था। उस कैद खाने से जान छूट जाती जहाँ सिर्फ भाभी का राज था, जहाँ उसके माँ बाप भी उसके हक में आवाज़ नहीं उठा सकते थे। माहिर भी बेहद खुश था। राहिला बेगम ने जब उसे ये खबर सुनाई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, जबकि जुबैर आफरीदी अपना गुस्सा जाहिर करने से बाज नहीं आए थे। खुश तो ऐसे हो रहा है तुम्हारा लाडला जैसे कोई बहुत बड़ी बिजनेस डील फाइनल कर ली हो। वो 3rd क्लास लोग बिल्कुल भी हमारे लायक नहीं है। तुमने देखा था ना उन लोगों का रहन सहन और बोलने चालने का अंदाज। यकीनन वो लड़की भी ऐसी ही होगी, हमारे माहौल में खुद को ढाल नहीं पाएगी। उन्हें जरा भी रिश्ता कबूल नहीं था। आखिरकार दूसरे ही दिन जाकर वो निकाह और रुखसती की तारीख फिक्स कर आए। सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन शायद मुकद्दर में यही लिखा था। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां जोर पकड़ने लगीं। जुबैर आफरीदी ने इन दोनों की शादी को अपने सोशल सर्कल में शो करवाने की बजाय सादगी से निकाह की हामी भरी। वो नहीं चाहते थे कि लोगों को इस बात का खुलासा हो कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक मिडिल क्लास लड़की का चुनाव किया, एक ऐसी लड़की जिसकी बैग पर कोई नहीं खड़ा था। माहिर उसे 2 बार घर से ड्रॉप करके ले गया। आसिफ को भी खामोशी इख्तियार करना पड़ी, क्योंकि अब वो उसका होने वाला शौहर था। उन्होंने शादी की सारी शॉपिंग अपनी मर्जी से की। जरीना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। माहिर का साथ और माहिर की मोहब्बत उसके हुस्न में 4 चांद लगा चुकी थी। जरीना की भाभी तो हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर जरीना को देखती। जो लड़की अब तक रो रो कर अपना हाल ख़राब कर चुकी थी, इतनी जल्दी इस रिश्ते को स्वीकार करके इतना खुश क्यों थी? उसे दाल में कुछ काला नजर आ रहा था। वो बड़े ही गौर से देखती, क्योंकि वो दिन ब दिन हसीन होती जा रही थी और आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन उसे माहिर का हो जाना था। उसके चेहरे पर गुलाब से खिलने लगे थे। ये सोचकर ये दिन उसकी ज़िंदगी में बेहिसाब खुशियाँ लेकर आया था, लेकिन इस बात से बेखबर थी कि माहिर का साथ उसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुखों को लेकर आने वाला था। उसकी ज़िंदगी
एक सजा बन जानी थी उसके लिए। अगर पता होता तो कभी भी ये शादी न करती। शोर हंगामों और रंगों से भरा हुआ ये खूबसूरत आगाज उसकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफा था। दुल्हन के रूप में उस पर बेहिसाब रूप आया था। गोल्डन कलर के लहंगे में उसका दिलकश वजूद इतना जादू भरा लग रहा था कि वो कितनी ही देर तक खुद को आईने में देखती रही। वो एक ऐसा चांद थी जिसकी तलब हर शख्स कर सकता था, और आज से वो चांद माहिर की पकड़ में आने वाला था। यूनिवर्सिटी में कितने ही लड़के थे जो उसके पीछे दीवाने हुए फिरा करते थे, और उन लड़कों में एक और नाम था शाजिम खानजादा का, जिसने 2 दफ़ा उससे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। तुम्हें समझ नहीं आता? मुझसे दूर रहा करो शाजिम खानजादा। ज़बरदस्ती मेरे करीब आने की कोशिश की तो तुम्हारा बुरा हश्र होगा। जरीना उसे उंगली दिखाते हुए बोल रही थी, और शाजिम खानजादा की आंखों में आंसू चमकने लगे थे। वो इस लड़की से बेइंतहा दिल की गहराइयों से मोहब्बत करता था, और वो हर बार उसे दुत्कार देती। ऐसा मत कहो जरीना, तुम्हारे बिना ज़िंदगी का ख्याल ही मुझे मौत के करीब ले जाता है। तो सोचो, तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। एक बार मेरा हाथ थाम कर देखो, मेरे संगी ज़िंदगी तुम्हें बहुत हसीन लगेगी। शाजिम ने आगे बढ़कर जरीना का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे दूर धक्का दिया। करीब मत आओ मेरे, समझे तुम? नफरत है मुझे तुमसे, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने नहीं, सिर्फ लड़कियों को पटाने और उनका इस्तेमाल करने आते हैं। जरीना को सारे सीन एक एक करके याद आ रहे थे, क्योंकि उसने शाजिम को शादी में देखा था, और फिर उसे पता चला माहिर और शाजिम के बाप के बीच अच्छे रिश्ते थे, इसीलिए उनके घर भी आना जाना था, और शाजिम उसकी शादी में भी शरीक था। उसने एक अरसे तक जरीना से बेपनाह मोहब्बत की थी, और उस मोहब्बत को पूरे जी जान से निभाया था। आज भी वो उसकी खुशी में खुश था। उसे ये सुनकर धक्का लगा था कि जरीना ने माहिर को चुना, लेकिन मोहब्बत का पहला उसूल है महबूब की खुशियों में शामिल होकर उसे सराहा जाए। दुल्हन के रूम में जब वो चेहरे पर घूंघट डाले बाहर आई तो कितनी ही धड़कनें बेतरतीब हो गईं। वो थी ही इतनी खूबसूरत, और माहिर भी उतना ही दिलकश था। निकाह के दौरान ही मुस्कुराहट उसके चेहरे से झपक कर रह गई। उसे अब माहिर मिलने वाला था, और इससे बढ़कर खुशी की खबर क्या हो सकती थी। निकाहनामे पर दस्तखत करते हुए उसने अपना वजूद उस शख्स के हवाले कर दिया जिस शख्स के साथ उसकी रूह जुड़ी हुई थी, और माहिर भी मुस्कुराते हुए उसके दिलकश चेहरे को देख रहा था। स्टेज पर जमी जोड़ी किसी को भी मात दे सकती थी। शाजिम दरवाजे से ही पलट गया। उससे ज़्यादा देखा नहीं गया। शायद उसके मुकद्दर में ये सब कुछ नहीं था। कुछ ही देर बाद रुखसती का शोर उठा, और उसे बाकायदा दुआओं में रुखसत कर दिया गया। अपनी माँ के गले लगते हुए वो फूट फूट कर रो दी। उसकी माँ की नरम आगोश, उसके बाप का प्यार भरा साया, सब कुछ उसके लिए नेमत से कम नहीं थे। आज जनीरा का रवैया भी उसके साथ ठीक था। शायद उसे भी अंदाज़ा हो चुका था कि वो अब अपने घर हमेशा के लिए जा रही है। भाइयों के घर में बहनों का हक बस इतना ही होता है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। जब वो अपने घर रुखसत होकर चली जाती हैं तो फिर अरसे गुजर जाते हैं कि वो उस घर का रुख ही नहीं करती जहां उन्होंने अपना हसीन बचपन गुजारा होता है। शर्त के मुताबिक बिल्कुल वैसा ही हुआ था। वो रुखसत होकर जुबैर पैलेस नहीं आई थी, बल्कि उसके माँ बाप ने उसके लिए एक अलग घर खरीद लिया। निकाह के बाद कुछ रस्में हुईं और राहिला बेगम ने खुशदिली से उन रस्मों को निभाया। इसके बाद उसे माहिर के कमरे में बिठा दिया गया। राहिला बेगम और जुबैर आफरीदी वहाँ से चले गए थे। अब सिर्फ वो था और उसके घर के आंगन में उतर कर आने वाला वो चांद, जो आज पूरे हक से उसकी कैद में था। माहिर बेपनाह खुश था। कमरा उसकी खुशी का मुंह बोलता सबूत था। खूबसूरत फूलों से सजे बिस्तर पर सजी वो उसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। जब माहिर कमरे में दाखिल हुआ, जरीना ने नज़रें उठाकर उसे देखा, और माहिर दिलकशी से मुस्कुरा दिया। कदम बढ़ाते हुए वो उसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया, और झुकते हुए वो उसके हसीन चेहरे को देखने लगा, जहाँ पर इस वक्त हया के रंग फैले हुए थे। कितनी खुशकिस्मत लड़की हो तुम, जिसने माहिर आफरीदी को पा लिया। उसने नरमी से हाथ बढ़ाकर जरीना का हाथ थाम लिया, और जरीना हैरत से उसे देखती रही। यानी आप खुशकिस्मत नहीं है जिन्होंने जरीना खान को पा लिया? तुम जानती हो जरीना, मेरे लिए मुश्किल नहीं था। मेरे लिए तो लड़कियों की एक लाइन लगी हुई थी, वो भी एक से बढ़कर एक हसीन। बट तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए कि माहिर आफरीदी को पाना तुम्हारे लिए मुश्किल था। और जरीना हल्के से मुस्कुरा दी। हकीकत ऐसी ही थी। शायद वही खुशकिस्मत थी जिसने माहिर आफरीदी का साथ पा लिया। मेरी मुँह दिखाई दें। उसने अपने खूबसूरत मेहंदी सजे हाथ को माहिर के सामने फैलाया। मेरे ख्याल में मुझे पहले तुम्हारे हुस्न को अपनी संगत के पल पेश करने चाहिए,
उसके बाद ही इन बातों का आगाज होगा। वो नरमी से आगे बढ़ते हुए उस पर झुककर उसके लब छूने लगा। जब जरीना ने उसके लबों पर हाथ जमा दिया, थोड़ा सा सब्र कर लें, अभी तो पूरी रात बाकी पड़ी है और अभी मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है माहिर। वह चेहरे पर नरम एहसास सजाए मुस्कुरा रही थी, जबकि माहिर को उसका यूँ रोकना अच्छा खासा बुरा लगा। मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने करीब करके तुम्हारी खुशबुओं को महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हारा नाजुक वजूद जो अब तक सिर्फ दूर से ही अपनी नज़रों में महसूस किया है, आज खुलकर देखना चाहता हूँ और तुम मुझे रोकने की ज़रूरत भी नहीं कर सकती। उसके हाथ को उसकी पीठ पर मोड़कर जमाते हुए वो सख्ती से उसकी ओर बढ़ा और शिद्दत से उसके लबों को अपने लबों से जोड़ गया और इतनी शिद्दत से उसके लबों का जाम पिया कि जरीना एक पल के लिए तड़प उठी थी। जरीना ने उसकी शर्ट को मुट्ठियों में दबोच लिया। वो इतनी शिद्दत से उसके करीब आएगा उससे अंदाज़ा नहीं था। उसका भारी लहंगा, उसके जेवरात, सब कुछ उसके लिए चुभन भरे थे, लेकिन वो शख्स बस उसके करीब आना चाहता था। उसके लिबास को उसके वजूद से अलग करते हुए उसे अपनी बाहों में समेट चुका था। उसकी शिद्दत भरी सरगोशियाँ, उसका सख्त स्पर्श, उसका जुनून, उसकी गर्म सांसें जरीना की बर्दाश्त से बाहर थीं। उसकी शिद्दतों को बर्दाश्त करते हुए वो बेहाल हो चुकी थी। माहिर प्लीज़, धीरे। उसने हाथ बढ़ाते हुए उसके सीने पर हाथ जमा दिए। जब उसके जुनून में और भी शिद्दत आई थी। मुझे रोको मत जरी, मैंने बहुत इंतज़ार किया है इस लम्हे का, जिस लम्हे तुम मुझे मिल जाओगी। मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें इतनी शिद्दत से चाहूँगा कि मेरी शिद्दतों के निशान तुम्हारे वजूद पर नक्श हो जाएं। वो गहरी गहरी सांसें लेते हुए पूरी शिद्दत और जुनून से अपना काम जारी रखे हुए था और वो आंखें बंद करते हुए उसके जुनून को सहने लगी। आंखों के कोनों से 2 आंसू टूटकर गिर गए थे, लेकिन माहिर को इस वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो रात जरीन के लिए कयामत भरी रात थी। इस शख्स ने उसे इस कदर शिद्दतों का निशाना बनाया कि वो बेहाल सी लंबी लंबी सांसें लेते हुए उसकी बाहों में बेहोश पड़ी रही। उसने सोचा था कि माहिर के साथ गुजरी हुई रात इतनी खूबसूरत होगी कि वो उसकी खूबसूरती को पूरी ज़िंदगी याद रखेगी, लेकिन यहाँ तो सारा मामला उल्टा था। उसे पा लेने के बाद वो सो गया था, लेकिन वो कितनी ही देर तक जागती रही, न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा था माहिर का इस तरह उसे नोचना। शायद उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा मुझे चाहा हो। मुझे ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए। अपने दिमाग को बुरे ख्यालों से आज़ाद करते हुए वो भी सोने के लिए आंखें मूंद गई, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि आने वाली सुबह भी उसके लिए ऐसी ही हैरत अंगेज होगी। सुबह उसके घर वाले उसके लिए नाश्ता लेकर आए तो उन्हें ये जानकर हैरत हुई कि जुबैर साहब अलग शिफ्ट हो चुके हैं। बेटा, आप लोगों को उनके साथ रहना चाहिए था, फातिमा बेगम ने नरमी से माहिर को देखते हुए कहा, और वो तेज नज़रों से उन्हें देखता रहा। अब किसी मिडिल क्लास फैमिली की तरह हम एक ही घर में दुबक कर नहीं रह सकते। हमारे यहाँ प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ मौजूद होती है। इस अजीबोगरीब लहजे पर जरीना हैरत भरी नज़रों से उसे देखती रही। तुम खुश तो हो ना जरीना? फातिमा बेगम ने जरीना को गहरी नज़रों से देखते हुए पूछा। जी अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। माहिर बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं। उसने अपनी गर्दन के निशान को दुपट्टे से छुपाया, लेकिन फातिमा बेगम की नज़रों से वो जख्म छुप ना सके। वो गहराई से जरीना के चेहरे पर खुशी ढूंढने की कोशिश कर रही थी और सच में जरीना की आंखें खुशी से चमक रही थीं। फातिमा बेगम को थोड़ा सा सुकून मिला था। उसके पेरेंट्स वापस चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद उसने माहिर को देखते हुए शिकवा कर दिया। आपको अम्मी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और माहिर ने उसे कमर से थामते हुए अपने करीब कर लिया। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि मुझे किससे और किस तरीके की बात करनी चाहिए। उसकी गर्दन पर लब रखे वो खुमार भरे अंदाज में बोल रहा था। मेरा वो मतलब नहीं था माहिर, लेकिन फिर भी आपको। इससे पहले कि वो बात को और बढ़ाती, माहिर ने उसकी बोलती बंद कर दी, उसके नरम होठों को अपने कैद में लेकर। तुम सिर्फ मुझे सोचो, मुझे चाहो और मुझे देखो, इसके अलावा कुछ नहीं। वो शख्स ना तो किसी की बात सुनता था और ना ही समझता था। अपनी मर्जी का मालिक, अपने फैसलों में खुद मुख्तियार, वो बस जरीना को अपने करीब रखना चाहता था, उसे हासिल करना चाहता था। और कुछ ही दिनों में जरीना को अंदाज़ा हो गया कि पा लेने के बाद सोना अपनी चमक दमक खो देता है। वो उसके पेरेंट्स के घर आने जाने से उसे मना करता, लेकिन खुद कभी कभी अपने पेरेंट्स से मिलने जाता। इन रातों में ऐसी कोई रात नहीं थी जिस रात वो उसके करीब आया हो और उसने शिद्दतों का प्रदर्शन न किया हो। जरीना को जल्दी ही अंदाज़ा हो गया कि वो शख्स बस उसे पाने की हद तक उसका ख्वाहिशमंद था और उसे पाने के बाद वो उसकी तरफ से दूर होने लगा है।
लेकिन वो आज भी माहिर से बेपनाह मोहब्बत करती थी। अब नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि माहिर उसकी छोटी छोटी बातों पर भी एक लंबी बहस शुरू कर देता और वो अक्सर खामोश हो जाती। उस दिन फातिमा बेगम की तबीयत कुछ ख़राब थी। उसे जनीरा की तरफ से कॉल मिली थी और वो माहिर को बिना बताए ही घर से निकल गई। रास्ते में जाते हुए उसने कई बार माहिर को कॉल की, लेकिन माहिर उसकी कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से फातिमा बेगम बेहोश हो चुकी थी। शाम तक उनकी तबीयत संभल गई और वो आसिफ के साथ ही अपने घर वापस आ गई। वो जानती थी माहिर कभी भी ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो उसे बिना बताए घर से बाहर जाए, और ऐसा ही हुआ। वापसी पर उसके घर में एक हंगामा खड़ा हो गया। माँ की तबीयत का बहाना बनाकर तुम किससे मिलने गई थी, बताओ मुझे। और वो हैरत से माहिर को देखती रही। इन 3 महीनों में उसने एक बार भी झाँक कर बाहर नहीं देखा था और ना ही माहिर की मर्जी के बिना कोई कदम उठाया था, लेकिन आज वो उसे शक भरी नज़रों से देख रहा था। ये आप क्या कह रहे हैं माहिर, आप होश में तो हैं? माहिर ने आगे बढ़ते हुए उसका बाजू दबोच लिया। वो उसे झंझोड़ते हुए उस पर चिल्ला रहा था, कब आ जाओगी अपनी हरकतों से, छिपकर लोगों से मिलने के बहाने छोड़ दो अब। और उसने हाथ झटकते हुए माहिर को खुद से दूर धकेल दिया। शर्म आनी चाहिए आपको, अपनी बीवी पर शक करते हुए। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ माहिर, वो पागलपन के अंदाज में चीख पड़ी थी और माहिर उसे देखता रहा। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी बद किरदार घटिया मिडिल क्लास लड़कियों को, जो थोड़ी सी दौलत देखकर इस कदर बेशर्म हो जाती हैं कि सब कुछ हासिल कर गुजरने पर उतर आती हैं। और उसने हाथ बढ़ाते हुए माहिर के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारा। थप्पड़ इतना जोरदार था कि माहिर कुछ ही पल में हैरानी और फिर बेयकीनी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में अगले ही पल खून उतर आया था। उसे बालों से दबोचते हुए माहिर ने उसे अपने करीब कर लिया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, घटिया औरत, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। उसे बालों से पकड़कर झंझोड़ते हुए माहिर ने उसे अपने पैरों में धकेल दिया। उस वक्त उसका चेहरा माहिर के पैरों में पड़ा था और वो उसका सिर दबाए उसे और भी अपने पैरों में धकेल रहा था। उस पर झुके हुए वो इस कदर शिद्दत से चिल्ला रहा था कि मारे डर के उसके दिल की धड़कनें ही बेसुकून हो गईं। मुझे माफ़ कर दो माहिर, मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, यही औकात है तुम्हारी। तुम जैसी घटिया बदचात मिडिल क्लास लड़की यही डिज़र्व करती है। मैं तुम्हें आज अभी और इसी वक्त अपने नाम से आज़ाद करता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। उसे फर्श पर गिराते हुए उसने खड़े खड़े उसे 3 तलाक दे दी और वह बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही। सब कुछ एक ही पल में हो गया था। सारी फिजा जैसे खामोश हो गई और हर नज़ारा हैरत भरी नज़रों से उसे देखने लगा। वो शख्स इस हद तक जा सकता था जिसके लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे और वो उसके नाम से आज़ाद हो चुकी थी। अपने नाम से उसे आज़ाद करने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया और वो लड़खड़ाते कदमों से कमरे से बाहर निकल आई। उसके आंसू उसकी आंखों में ही जम चुके थे। उसे यकीन नहीं आया कि माहिर के साथ उसकी मोहब्बत का रिश्ता, उसके साथ बिताए गए हसीन लम्हों का सिर्फ एक नाम रह गया था, तलाक। एक तेजधार शब्द जिसने एक ही पल में उसके रिश्ते की डोर काट कर उसे माहिर से जुदा कर दिया। घर के बाहरी तरफ बनाए गए छोटे से आंगन में वो पहली बार अकेली बैठी थी। उसे यहाँ आते हुए डर लगता था, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह अकेला होकर सिर्फ अपने साथ वक्त बिताना चाहती थी। सिर्फ उस शोक भरे पल को जीना चाहती थी कि यही औकात थी उसकी माहिर की नज़रों में। हालांकि वो कहा करता था कि वो आसमान पर चमकता हुआ ऐसा चांद है जिसे पाने की तमन्ना हर कोई कर सकता है, लेकिन इस चांद को अपनी बाहों में समेटने की इजाज़त सिर्फ माहिर आफरीदी को है। और वो अक्सर ही इन बातों पर खिल उठती। यह एहसास ही कितना जानलेवा था कि वो उसकी मोहब्बतों की इकलौती बारिश थी। गुस्से में उसे तलाक देने के बाद वो घर से निकल गया, लेकिन जल्दी ही उसे ये एहसास हुआ था कि उसने बात को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, क्योंकि कुछ ही देर बाद उसके नंबर पर आसिफ की कॉल आई थी, जिसने उससे कहा कि वो जरीना को तसल्ली दे, क्योंकि फातिमा बेगम अब पूरी तरह ठीक है और अस्पताल से भी वापस आ चुकी हैं। शायद वो जरीना की परेशानी के लिए फ़िक्रमंद था। उसका और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, यानी अब वो किसी और की पहुंच में होगी। ये ख्याल ही माहिर के लिए जानलेवा था। उसे शायद उसकी रूह से नहीं, उसके जिस्म से लगाव था। नहीं, मैं उसे मना कर रहूँगा इस बात पर कि मैंने उसे तलाक नहीं दी। वो तो बस मैंने गुस्से में मुँह से तलाक शब्द निकला था, वरना दिल से मैंने उसे तलाक नहीं दी। और वैसे भी घर में हम दोनों ही थे, हमारे अलावा कोई नहीं जानता इस बात को।
वापसी के लिए गाड़ी मोड़ते हुए वो दिमाग में पक्का इरादा कर चुका था कि वो जरीना को मना लेगा। काफ़ी देर तक बाहरी आंगन में वो अपनी मोहब्बत का मातम मनाती रही और फिर उठकर कमरे में चली गई। अपने सामान को पैक कर लेने के बाद वो एक बार फिर उसी घर में जाने के लिए तैयार खड़ी थी जिस घर से 3 महीने पहले वो रुखसत होकर इस घर में आई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि तकदीर उसके साथ इतना घिनौना खेल खेलेगी। रो रोकर उसकी खूबसूरत आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं। शाम के साए फैलने लगे थे। अब इन दोनों के बीच और कोई रिश्ता नहीं था, इसीलिए वो उसके साथ इस घर में अब नहीं रह सकती थी। धड़कते हुए दिल के साथ वो उस घर से निकल गई जिस घर में उसने ज़िंदगी बिताने के सपने देखे थे। उसकी सिसकती हुई धड़कनें उसके सीने में ही दम तोड़ रही थीं। काश की बात सिर्फ नाराज़गी तक रहती और माहिर उसे तलाक न देता, लेकिन काश की दुनिया में शब्द काश नहीं होता। माहिर घर आया तो वो घर में मौजूद नहीं थी। वो फिक्रमंदी से कमरे में चलाया लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। उसका सामान भी कमरे से गायब था, यानी वो चली गई थी। बेचैनी से भागते हुए वो एक बार फिर लॉन में आया लेकिन वो पूरे घर में मौजूद नहीं थी, यानी वो सच में चली गई। तुम इस तरह मेरी मर्जी के बिना नहीं जा सकती। मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। वो गुस्से से इतनी जोर से चिल्लाया कि पूरा घर थर्रा उठा था। वो जानता था वो उस वक्त घर जाकर बताएगी कि उन दोनों की तलाक हो चुकी है और मामला बहुत गर्म होगा। अब वो सुबह ही उस घर में जाकर उसे वापस लाने का इरादा रखता था और अगली सुबह वो एक बार फिर उस दरवाजे पर मौजूद था। उस वक्त घर में कयामत बरस रही थी। जरीना ने जब घर में आकर बताया तो उसकी भाभी का तो बुरा हाल था। उसने खड़े खड़े ही इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। वो रोते हुए चुपचाप कमरे में चली गई थी। उस पर जो कयामत टूटी थी उसे अब सारी जिंदगी उनकी बातों को सहना था। वो बेचैनी की हालत में घर के अंदर दाखिल हुआ तो फातिमा बेगम उसे लॉन्च में मिली। वो हैरत से उसे देखती रही। जब वो आगे बढ़कर उनसे जरीना के बारे में पूछने लगा, आंटी, जरीना नाराज़ होकर चली आई है। आप तो जानती हैं मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसे वापस ले जाने आया हूँ। और वो हैरत से उसका चेहरा देखती रही। ये क्या कह रहे हो माहिर, तुमने जरीना को तलाक दे दी है? नहीं आंटी, वो झूठ बोलती है। उसे बुलाएं और उससे पूछें। मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैंने उसे इतनी मोहब्बत से पाया है। वो पूरी तरह इस बात से इनकार कर चुका था कि उसने जरीना को तलाक दी। उसका कहना था कि जरीना ने नाराज़गी का फ़ायदा उठाकर उस पर इल्ज़ाम लगा दिया है। बाहर की आवाज़ें सुनकर जरीना भी कमरे से बाहर निकल आई थी और सामने खड़े झूठे इंसान की बातें सुनकर उसका खून खौल उठा था। घर के सभी लोग हैरत से उन दोनों को देख रहे थे। जब जरीना ने आगे बढ़ते हुए उसका गिरेबान पकड़ लिया, झूठ तुम बोलते हो या मैं? खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो। मुझे तलाक दे चुके हो तुम। तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जरीना प्लीज़, मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन ये शब्द मुँह से मत निकालो। बेबसी से उसे देखते हुए उसने जरीना के दोनों हाथों को थाम लिया और जरीना हैरत से उस शख्स की मक्कारी को देखती रही। मुझे किस बात की सज़ा दे रही हो जरीना? मैं तुम्हारा पति हूँ। वो काफ़ी देर तक उसे मनाता रहा लेकिन जरीना ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। लेकिन उसके जाते ही उसके घर वाले उसके खिलाफ खड़े हो गए थे। अगर वो तुम्हें तलाक देता तो वो तुम्हें लेने क्यों आता? सबके दिमाग में यही सवाल था। अम्मी, वो मुझे तलाक दे चुका है। मैं शरीयत के तौर पर उसकी बीवी नहीं हूँ। बकवास बंद करो जरीना। तुमने अपनी मर्जी से उस शख्स का हाथ थामा और अब तुम्हें हर हाल में उसी के साथ रहना है। अपना सामान समेटो और जाओ अपने पति के घर। आसिफ ने अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए उसे जाने के लिए कह दिया और वो रोते हुए वहीं फर्श पर बैठ गई। उस शख्स ने उसके साथ बहुत गलत किया था। बूढ़े और मजबूर बाप के बाद बस में कुछ नहीं था कि वो उसके हक में आवाज़ उठाए और माँ बेजुबान और मजबूर थी। हकीकत में अपना सामान समेटकर वो उस घर से बाहर निकल आई और सबने यही समझा कि वो माहिर के घर जा रही है। लेकिन अब वो शख्स के पास दोबारा नहीं जाना चाहती थी। वो सबसे पहले सुनार की दुकान पर गई थी और अपने पास मौजूद सारे गहने बेच दिए। अब जिंदगी उसने ऐसे ही बितानी थी। उसके पास जाने का एक ही रास्ता था, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल। वो वहीं चली आई। यहीं रहकर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देकर अपनी ज़िंदगी का फिर से आगाज़ कर सकती थी। वो जानती थी कि उसके बाप के घर के दरवाजे भी उस शख्स की वजह से उस पर पूरी तरह बंद हो चुके हैं। अगली शाम उसका पता लगाकर वो एक बार फिर उसके पास आ गया और आते ही उसके पैरों में बैठ गया। राबिया भी हैरत से उसे देखती रही। जरीना ने राबिया को सब कुछ बता दिया था। ठीक है, अगर तुम कहती हो कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है तो तुम हलाला कर लो, लेकिन मुझे खुद से दूर मत करो। एक रात की बात है, हम किसी का भी इस्तेमाल कर लेंगे।
तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितनी मिन्नतों और मुरादों से पाया है। वो शख्स उसके पैरों में बैठा हकीकत में रो रहा था और पहली बार उसे अपने पैरों में झुका हुआ और उसकी आंखों के बहते आंसू देखकर उसके अंदर फिर से मोहब्बत ने तीव्र लहर उठाई। राबिया ने कहा, हलाला के लिए राजी हो जाओ, तुम्हारे घर वाले वैसे भी तुम्हें वहाँ नहीं रहने देंगे, तो एक बार फिर से माहिर पर भरोसा करके देख लेते हैं। राबिया हमेशा की तरह इस बार भी जरीना के साथ खड़ी थी। मेरे पास एक हल है, अगर तुम इसके लिए शाजिम का इस्तेमाल करो तो। और उसकी आंखों में चमक उभरी, जबकि जरीना तो हैरत से कभी राबिया तो कभी माहिर को देख रही थी कि उसकी ज़िंदगी ने कौन सा मोड़ लिया था। आज उसका शौहर एक रात के लिए खुद उसे किसी दूसरे के हवाले करने जा रहा था। उसके दिमाग में शाजिम का चेहरा लहराया। शाजिम एक ऐसा नाम था जो उससे बेपनाह मोहब्बत करता था और वो जानती थी अगर वो एक बार फिर उसके पास उसकी दहलीज पर जाएगी तो वो उसे सारी दुनिया से लड़कर भी स्वीकार कर लेगा। और ऐसा ही हुआ। इद्दत के बाद उसने अगले ही दिन राबिया ने उन दोनों की मुलाकात करवाई। वो शाजिम के सामने मौजूद थी और शाजिम हैरत से उस चांद को अपने सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ शाजिम, उसने घुटी घुटी आवाज़ में आंखों की नमी छुपाते हुए कहा। और शाजिम हैरत और बेयकीनी से उसे देखता रहा। तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना, तो मेरा हाथ थाम लो। वो खुदगर्ज हो गई थी। माहिर पर भरोसा करते हुए वो एक मोहब्बत करने वाले के सच्चे जज्बातों के साथ खेल रही थी। उसने शाजिम को नहीं बताया कि वो सिर्फ एक रात के लिए निकाह करना चाहती है। इस निकाह का मकसद सिर्फ हलाला करना है। और शाजिम को और क्या चाहिए था। सामने बैठा चांद उसे हासिल होता नजर आ रहा था। इतने अरसे में वो पूरी तरह माहिर से संपर्क में रही थी, जो लगातार उससे कस्में और वादे देता रहा, अपनी बेचैनियों का यकीन दिलाता रहा, उसे भविष्य के हरे भरे बाग दिखाता रहा। उस शाम उसने सादगी से शाजिम से निकाह कर लिया। निकाह राबिया के घर पर ही हुआ था। शाजिम की माँ इस बात पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी। उन्होंने एक शर्त रख दी कि वो निकाह के बाद अलग फ्लैट में रहेगी। शाजिम इस बात पर भी मान गया। राबिया ने उसे हल्का फुल्का तैयार कर दिया और वो कमरे में बैठी शाजिम का इंतजार करती रही। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी माहिर के अलावा भी कोई शख्स उसके करीब आएगा। कुछ देर पहले ही माहिर की उससे बात भी हुई थी, जो सख्त एहतियात बरतने का कह रहा था। तुम उस शख्स के ज़्यादा करीब मत जाना और अगले ही दिन तुम तलाक ले लोगी। अगर मैं अगले दिन तलाक लूँगी तो वो मुझे कभी भी तलाक नहीं देगा माहिर। कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। समझने की कोशिश करो जरीना। माहिर की बेचैनी चरम पर थी। उसने धीरे से फ़ोन काट दिया। ये सब कुछ उसी का तो किया धरा था। कुछ ही देर बाद शाजिम कमरे में दाखिल हुआ। शक्ल और जिस्म से वो परफेक्ट इंसान था। उस वक्त वो उसके सामने बैठा बस उसके हसीन चेहरे को देख रहा था। तुम जानती हो, मैंने उस लम्हे की उम्मीद ही उतार दी थी। मैंने नहीं सोचा था कि खुदा तुम्हें मुझे सौंप देगा। उसकी आंखों से शुक्रिया के आंसू बह निकले, जबकि वो हैरत से उसे देखने लगी। और आगे बढ़कर उसने अपनी नरमाई से बाहें शाजिम के गले में डाल दी। फिलहाल उसे शाजिम को पूरी तरह अपनी ओर अट्रैक्ट करना था और फिर उसके बाद उससे तलाक लेनी थी। शाजिम ने नरमी से उसकी कमर में हाथ डाला और उसे अपने करीब कर लिया। उसके चेहरे पर आई बालों की लटों को बड़े ही प्यार से उसके कान के पीछे किया था और अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम मेरी हो गई हो। कहते कहते वो अपना माथा उसके माथे के साथ जोड़ गया और गहरी सांस लेते हुए जरीन के एहसास को अपने अंदर उतारने लगा और फिर धीरे से उसके होंठों पर झुका। उसका स्पर्श इतना ठंडा, इतना नरम था कि वो हकीकत में उसके स्पर्श में बिखरती चली गई। वो धीरे धीरे उसे हर पर्दे से आज़ाद कर रहा था। उसने बहुत ही प्यार से अपने नरम दहकते होंठ जरीना की धड़कनों पर रखे थे और वो मचल उठी थी। इतना नरम एहसास उसे आज तक माहिर से नहीं मिला था। धीरे धीरे वो अपने हाथों का जादू उसके वजूद पर बिखेरने लगा। आंखों में मदहोशी के रंग लिए वो जरीना को प्यार भरी नज़रों से देख रहा था और उसके चेहरे के खिलते खूबसूरत रंगों को महसूस कर रहा था। उसके हाथों की पकड़ इतनी नरम थी कि जैसे वो कोई गुलाब का फूल हो जिसे जोर से छूने पर ही वो मुरझा जाए। वो उस रात उसके करीब आया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि मर्द के करीब आने को क्या कहते हैं। माहिर की तीव्रताओं पर वो अपने जज्बात खो देती। उसे कुछ भी महसूस नहीं होता था, बस वो जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी। लेकिन शाजिम का स्पर्श इतना नरम और मोहब्बत वाला था कि उसकी रूह को तर करता चला गया। उसने 3 महीनों में एक बार भी माहिर का साथ नहीं दिया था। जो कुछ करता था शाजिम अपनी तरफ से करता था, लेकिन आज अनजाने तौर ही वो शाजिम का साथ देने लगी थी।
अपने नरम होठों से शाजिम को छूने लगी और जरीना के इस अंदाज पर शाजिम और भी मदहोश हुआ था। अगली सुबह वो देर तक सोई रही और कुछ ही देर बाद उसे अपने माथे पर मोहब्बत भरे स्पर्श का एहसास हुआ था। शाजिम ने नरमी से उसके माथे को होठों से छुआ था। उठ जाओ, मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। सामने खड़ा शख्स मुस्कुरा रहा था और उसकी मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि वो कितनी ही देर तक उसके चेहरे को देखती रही। सुबह सुबह माहिर की कोई लगभग 10 मिस कॉल आ चुकी थी और हर बार की तरह उसका यही तलब था कि उस शख्स के करीब मत जाना। बस रात गुजर गई, इससे ज़्यादा वो सहन नहीं कर सकता। नाश्ते में उसने अपने हाथों से अपनी बीवी के लिए अंडा, पराठा और ब्रेड जैम तैयार किया। ये सब कुछ तुमने बनाया है? बिल्कुल, कोई शक? शाजिम नरमी से उसे देखते हुए मुस्कुराया और उस वक्त वो मुस्कुराते हुए उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। शाजिम की ओर से उसने अपना मुंह फेर लिया। उसके दिमाग में तो लगातार माहिर की यादें और उसका नाम चल रहा था। वैसे तुम अपने आप को जितना भी अच्छा दिखाओ, माहिर तुमसे बहुत अच्छा है शाजिम। उसने जानबूझकर शाजिम को गुस्सा दिलाने वाली बात की। वो चाहती थी वो किसी भी बात पर झगड़ा शुरू कर दे और वो उससे तलाक मांगे। उसका मकसद पूरा हो चुका था और शाजिम ने नरमी से मुस्कुराते हुए उसे देखा। बिल्कुल, वो खुद भी बहुत अच्छा था और उसकी किस्मत भी, तभी तो तुम उसे पहले मिली हो। और वो हैरत से सामने बैठे शख्स को देखती रही जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती शाजिम, बल्कि ये निकाह तो मेरी मजबूरी। उसने एक बार फिर बात शुरू की। खुदा ने तुम्हें मुझे सौंप दिया है। अगर तुम मुझे पसंद भी नहीं करती तब भी तुम मेरी हो। अब मोहब्बत का किस्सा हम बाद में शुरू करेंगे। वो चाह कर भी कुछ नहीं कह पाई। उसे झगड़ा करना था और वो शख्स झगड़े के मूड में नहीं था। वो चुपचाप नाश्ता करने लगी और अगले 3 दिनों तक माहिर ने उसे पागल कर दिया। तुम उसे तलाक क्यों नहीं ले रही? कहीं तुम्हारा इरादा तो नहीं बदल गया? तुम अच्छी तरह जानती हो अगर तुम मुझे छोड़ोगी तो मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हारी और अपनी जान ले लूँगा जरीना। वो आज फिर जिद पर अड़ा हुआ था और जरीना ने मोबाइल बिस्तर पर फेंक दिया। ठीक उसी वक्त शाजिम कमरे में दाखिल हुआ। अरे क्या बात है, आज हमारी जान का चेहरा चमक नहीं रहा। शाजिम ने नरमी से, जैसा कि हमेशा करता था, उसके माथे पर लब रखने की कोशिश की, लेकिन उसने सख्ती से उसे वापस धकेल दिया। मुझसे हर वक्त चिपकने की कोशिश मत किया करो शाजिम। मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। उसका लहजा इतना आक्रामक था कि अगर सामने खड़ा शख्स माहिर होता तो शायद उसे जिंदा जमीन में गाड़ देता। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? उसने आगे बढ़कर उसके माथे को छूना चाहा, जब जरीना ने उसे एक बार खुद से दूर धकेल दिया। मेरे करीब मत आओ, मुझे घृणा होती है तुमसे। वो हैरान होकर उसका चेहरा देख रहा था। वो एक बार फिर आगे बढ़ी और उसका गिरेबान थाम लिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो तुमसे शादी की। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। आखिरकार आज उसने कह ही दिया। शाजिम का दिल जोर जोर से धड़क उठा, लेकिन वो जानती थी कि माहिर कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा। शाजिम ने आगे बढ़कर उसके हाथ थाम लिए। तुम ये क्यों कह रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? उसका लहजा अभी भी नरम था। मैंने तुमसे शादी इसीलिए की थी क्योंकि मैं माहिर के पास वापस जाना चाहती थी। वो गुस्से से चीख पड़ी और शाजिम हैरानी से पीले चेहरे के साथ उसे देखता रहा। वो सोच भी नहीं सकता था कि सामने खड़ी मासूम लड़की उसको प्यार के नाम पर इस्तेमाल कर सकती है। तो फिर तुमने मेरा चुनाव क्यों किया? तुम जानती थी ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम मुझे नहीं मिली थी तो मैंने सब्र कर लिया था। तुम्हारी मोहब्बत को दिल के किसी कोने में दफन कर लिया था, लेकिन अब मुझे उम्मीद की किरण देकर मुझे मौत के हवाले करके मुझे छोड़ना चाहती हो। उसका लहजा उदास था। मैं माहिर के पास फिर से वापस जाना चाहती हूँ क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। उसकी आंखों में नमक मिक्स हो गया। शाजिम को गहरा एहसास हुआ कि जरीना ने उसे धोखा दिया है, लेकिन न जाने क्यों वो खुद भी उसे बहुत मजबूर लग रही थी, क्योंकि माहिर के पास जाने की बात कहते हुए वो शाजिम से नजरें चुरा रही थी। लब थरथरा रहे थे, माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। ठीक है, अगर ये तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और जरीना ने सुख की सांस ली थी। सामने खड़ा शख्स बुरा नहीं था, शायद उसकी किस्मत खराब थी। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें 3 तलाक दूंगा, लेकिन 3 महीनों के अंदर, और इतने समय में तुम इसी घर में रहोगी। और मैं कभी भी तुम्हारी शर्त स्वीकार नहीं करूंगी। तुम मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दोगे और मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कभी भी ये सब कुछ स्वीकार नहीं कर सकती थी। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें हर महीने 1 तलाक दूंगा और यही मेरी शर्त है। अगले 1.5 महीने तक वो अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार जरीना को उसकी ये जिद माननी पड़ी।
और उस शाम शाजिम ने दिल पर पत्थर रखकर उसे एक तलाक दे दी। वो जोर से रो रहा था और सामने खड़ी लड़की बस उसे गमगीन नजरों से देख रही थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि प्यार खो देने का दुख क्या होता है। चुपचाप हारते हुए कदम उठाकर वो वापस कमरे में चली गई और शाजिम ने उस कमरे से अपनी सारी चीज़ें उठाकर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर ली। उन दोनों के बीच बातचीत पूरी तरह ख़त्म थी, लेकिन इसके बावजूद वो उसका बेहद ख्याल रखता था। उसे हर चीज़ मुहैया कराना अपना फ़र्ज समझता। उस रात के बाद वो फिर से उसके करीब नहीं गया था। माहिर से उससे बात कर ली थी और जैसे तैसे करके वो मान भी गया था, लेकिन इस शर्त पर कि वो फिर से उसके करीब नहीं जाएगी। सब कुछ शांति से गुजर रहा था जब तक कि वो दिन नहीं आया जिस दिन उसे ये खबर मिली कि वो माँ बनने वाली है। वो हैरानी और अविश्वास से बैठी रही। दिल में गहराई से यह एहसास जागा कि अब उसके साथ एक नन्ही सी जान जुड़ी थी। न जाने क्यों वापसी के रास्ते बंद होते जा रहे थे। उसने फ़ोन उठाकर सबसे पहले माहिर को ये खबर सुनाई और हमेशा की तरह वो गुस्से से उखड़ गया। तुम अभी और इसी वक्त इस बच्चे को गिराओगी? जब हमारे बीच ये तय हो चुका था तो तुम माँ कैसे बन सकती हो? मैं ये बच्चा नहीं गिराऊंगी माहिर, ये मेरा बच्चा है। तुम्हें इस बच्चे के साथ ही मुझे स्वीकार करना होगा। माहिर ने साफ मना कर दिया। मैं तुम्हें कभी भी इस बच्चे के साथ स्वीकार नहीं करूँगा। ये बच्चा उस शख्स का है। कॉल कर चुकी थी और वो वहीं चुपचाप बैठी रह गई। शायद अगर शाजिम को पता चलता तो वो बहुत खुश होता, लेकिन वो एक ऐसा बदनसीब बाप था जिसे अपनी औलाद के बारे में भी पता नहीं चला। अगले कुछ दिनों तक माहिर अपनी जिद पर कायम रहा और वो अपनी जिद पर अड़ी रही। उस दिन वो उसके घर आ गया और आते ही उसने शाजिम का गला पकड़ लिया। तुम उसे तलाक क्यों नहीं दे रहे? आज़ाद करो उसे। और शाजिम ने भी उसे खुद से दूर धकेल दिया। तुम होते कौन हो हमारे घरेलू मामलों में दखल देने वाले? शाजिम के धक्का देने से माहिर गुस्से से बिखर गया। वह आक्रामक अंदाज में शाजिम की ओर बढ़ा, लेकिन शाजिम का एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा था। दूर रहो मुझसे, ये मेरा घर है और मैं अपने घर में किसी की ऊंची आवाज़ और उसका चिल्लाना पसंद नहीं करता। इससे पहले कि वो आगे बढ़कर हाथापाई पर उतर आते, वो जल्दी से दौड़ती हुई आई और उसने माहिर को शाजिम से दूर कर दिया। खबरदार माहिर, अगर तुमने शाजिम पर हाथ उठाया तो। और वह हैरानी से जरीना को देखता रहा। मैं यही देखने आया था। तुम जैसी घटिया और बदतरीन औरत कभी नहीं सुधर सकती। ये कहकर वो शाजिम की ओर मुड़ा था। इस औरत से छुटकारा पाओ मेरी तरह जैसे मैंने पाया है, नहीं तो ये तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी। जरीना हैरानी से माहिर को देखती रही। वो आज भी उस दिन वाला माहिर बन गया था जिस दिन उसने उसे तलाक दी थी। अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें ज़मीन में गाड़ दूँ। और ख़बरदार, आज से मेरी पत्नी की तरफ नज़र डालने की भी कोशिश की तो। शाजिम उसे सख्ती से धकेलते हुए घर के मेन दरवाजे की ओर लेकर जाने लगा। जब उसने मुड़कर जरीन को देखते हुए जहर भरा वार किया। अगर तुम इतनी ही सच्ची हो तो इस शख्स को क्यों नहीं बताती कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो इसका नहीं बल्कि। और शाजिम हैरानी और अविश्वास से मुड़कर जरीना को देखता रहा। किस्मत उसके साथ खेल सकती थी, लेकिन उसे इस हद तक अंदाज़ा नहीं था। ये बच्चा तुम्हारा नहीं है शाजिम। तुम्हारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो उसकी तुम्हारे साथ बेवफाई की निशानी है। जरीन वहीं ज़मीन पर बैठती चली गई। उसे यकीन भी नहीं था कि वो शख्स इस हद तक जा सकता है। और शाजिम ने उसके चेहरे पर लगातार मुक्के मारने शुरू कर दिए। तुम होते कौन हो मेरी पत्नी पर इल्ज़ाम लगाने वाले? मुझे खुद से भी ज़्यादा जरीना पर भरोसा है। उसके दिल की हालत जो भी थी, लेकिन वो उस लड़की पर हावी होने देना नहीं चाहता था। उस दिन उसने माहिर को भेज दिया। वो शख्स जिसके लिए वो ऐसे व्यक्ति से दूर जा रही थी जो उसे खोना बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था, जिसके चरित्र पर एक शब्द भी वो सहन नहीं कर सकता था। शाजिम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। उसे जरीन की तरफ से जितना दुख मिला था वो इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। और जरीन अपनी बेवकूफ़ी पर न जाने कितनी देर तक मातम करती रही। शुक्र है कि उस दिन उसने शाजिम की उस शर्त को मान लिया था, वरना वो एक बार फिर माहिर के हाथों में जाकर तबाह और बर्बाद होने जा रही थी। उस शाम हिम्मत करके वो शाजिम के कमरे में चली गई। उसने उसका रुख मोड़ा तो वो बिस्तर पर उल्टा पड़ा हुआ था। जब वो उसके पैरों के पास ही बैठ गई और झुककर उसके पैरों पर अपना सिर रख दिया, शाजिम तड़पते हुए सीधा हुआ और उसे दर्द भरी नज़रों से देखने लगा। मुझे माफ़ कर दो शाजिम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस शख्स के बहकावे में आ गई थी, लेकिन यकीन करो ये बच्चा तुम्हारा है, मैं बच्चेला नहीं हूँ। और शाजिम ने उसे खींचते हुए अपने सीने से लगा लिया। ऐसा नहीं था कि वो उसके चरित्र पर शक कर रहा था, बल्कि उसे दुख तो इस बात का था
कि इतनी बड़ी खबर को जरीना ने उसे छुपाया था। तकदीर ने इन दोनों के रास्तों को साफ कर दिया था। खुदा ने शायद उसका माहिर पर अंधा विश्वास तोड़ने के लिए ही उसे ये रास्ता दिखाया था, और इस रास्ते पर उसे शाजिम जैसा शख्स मिला जो उसके लिए ज़िंदगी से भी बढ़कर था। शाजिम ने उसके माथे पर होंठ रखते हुए उसे कसकर अपने सीने से लगा रखा था। आज उसके दिल को करार आ चुका था, जो न जाने कब से बेचैन था। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक कहानी के साथ।